अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान एक तरफ तो हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा और दूसरी तरफ खाड़ी देशों के निर्यात को ठप करने के लिए उनकी रिफाइनरीज और डिपो को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट के तेल की इस नाकेबंदी के कारण दुनिया मुसीबत में फंसी हुई है और अब आर्थिक मंदी की आशंका जताई जा रही है। डीएनए मित्रों, इसकी वजह से एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर के शेयर बाजारों में लगातार गिरावट आ रही है। अमेरिका का डाउ जोन्स जहां 47,000 से नीचे चला गया, वहीं भारत का सेंसेक्स 75,000 के नीचे पहुंच गया। सोचिए, जो सेंसेक्स साल की शुरुआत में 85,000 के ऊपर था, वो 75 दिनों से भी कम समय में 10,000 पॉइंट नीचे चला गया। सिर्फ 2 हफ्तों यानी युद्ध शुरू होने के बाद सेंसेक्स में 6,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आई है। केवल आज के कारोबार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में भी शेयर बाजार का यही हाल है। दुनिया के कुछ प्रमुख शेयर बाजारों की बात करें तो अमेरिका का डाउ जोन्स लगभग 5%, भारत का सेंसेक्स 8%, जापान का निक्केई 9%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 12%, ब्रिटेन का एफटीएसई 6% और जर्मनी का डीएक्स 7% नीचे गिरा है और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 2% की गिरावट आई है। इस तरह हॉर्मुज पर कंट्रोल के साथ ही ईरान ने दुनिया भर के शेयर बाजारों और मिडिल ईस्ट के अपने पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल दिया है। डीएनए मित्रों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में दुनिया के शेयर बाजारों को $6 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सोचिए, $6 ट्रिलियन। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और उससे 50% ज्यादा की इकॉनमी युद्ध की वजह से तबाह हो चुकी है। डीएनए मित्रों, ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं है, इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में ईरान के पास परमाणु बम से भी बड़ा हथियार है। परमाणु बम से नुकसान सिर्फ उस देश को होता है जहां परमाणु धमाका होता है, लेकिन तेल की सप्लाई रोककर ईरान ने पूरी दुनिया के बाजारों, वहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा दिया है और लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। डीएनए मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए कि मिडिल ईस्ट का मौजूदा युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट है। यह संकट 1956 के स्वेज संकट से भी बड़ा है, जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर हमला किया था। उस वक्त दुनिया के 10% तेल की सप्लाई ही रुकी थी, जबकि इस बार 20% सप्लाई थम गई है, यानी तेल पर असर दोगुना हुआ है। मित्रों, इन सब के बीच ईरान की तरफ से हॉर्मुज को लेकर अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो वो हॉर्मुज को बंद करने की बात करता है, वहीं उसके कुछ देर बाद यह भी कहता है कि हॉर्मुज बंद नहीं होगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अपने पहले संबोधन में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और उसका इस्तेमाल सौदेबाजी के हथियार के रूप में किया जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के एम्बेसडर अमीर सईद इरावनी ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा। एक और बयान ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची का है। उनके मुताबिक ईरान ने कुछ देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। इन देशों ने ईरान से संपर्क किया था। यानी एक ही विषय पर 3 अलग अलग तरीके के बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जाएगा, लेकिन जब दुनिया के सामने उनके प्रतिनिधि जाते हैं तो वो नाकेबंदी से इनकार करते हैं, सहयोगी देशों को मदद का भरोसा देते हैं। ये काफी हद तक उसी तरीके की भाषा है जिसका इस्तेमाल ट्रंप करते हैं, यानी अपने देश के लोगों और दुनिया को कंफ्यूज करना। हालांकि अपने पड़ोसी देशों को लेकर ईरान किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में नहीं है। डीएनए मित्रों, ईरान की सेना ने एक बार फिर कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का साथ देने वाले देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लगा देगा। ईरान में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे और बंदरगाहों पर जरा सा भी हमले की स्थिति में हम इस क्षेत्र में सभी तेल और गैस के बुनियादी ढांचे में आग लगा देंगे, जिन पर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी निर्भर हैं। सुना आपने ईरान क्या कह रहा है? ईरान का गुस्सा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर है। ईरान सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा है, बल्कि इन देशों में अभी तक ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा भी चुका है। ईरान की धमकी और हमले से खाड़ी के देशों में बेचैनी है। जिस तेल व्यापार के सहारे उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो 2 हफ्तों से ठप है। किसी को यह नहीं पता कि युद्ध कब तक चलेगा, यानी अगर खाड़ी के देश सिर्फ हॉर्मुज पर निर्भर बने रहे तो उनकी इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अब तेल के निर्यात के लिए प्लान बी तैयार किया है। सऊदी अरब अब अपने तेल को देश के भीतर मौजूद पाइपलाइंस के जरिए लाल सागर तक पहुंचा रहा है। यह पाइपलाइन करीब 1200 किलोमीटर लंबी है
और सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों को लाल सागर के यानबू पोर्ट से जोड़ती है। इस पाइपलाइन के जरिए रोज 50 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात हो सकता है। इस रूट के जरिए सऊदी अरब 70% तक अपना निर्यात बहाल करने की कोशिश में है। इसी तरह यूएई ने अपने तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी पर स्थित फुजैरा बंदरगाह से जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन बनाई है, जिसकी क्षमता 15 लाख बैरल प्रति दिन है। डीएनए मित्रों, हॉर्मूज के असर को कम करने की कोशिश अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 17 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। यह काम अगले हफ्ते से शुरू होकर 120 दिन में पूरा होगा। इसके अलावा अमेरिका ने सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की छूट भी दे दी है। यह छूट 30 दिनों तक बनी रहेगी। इन सभी कवायदों का मकसद ईरान की उस चुनौती का जवाब देना है कि तेल की कीमत $200 हो जाएगी। जब $100 दाम होने पर दुनिया परेशानियों से जूझ रही है, तो $200 कीमत होने पर क्या हालात होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। डीएनए मित्रों, हॉर्मूज को लेकर दुनिया की परेशानी के बीच भारत को राहत मिल सकती है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने आज भारतीय पत्रकारों से कहा है कि भारत को हॉर्मूज की नाकेबंदी के मामले में जल्द अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने भारत को ईरान का दोस्त बताया। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ बिना किसी बाधा के सामानों और ऊर्जा की सप्लाई भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। और आज ईरान के राजदूत का नया बयान भारत के लिए युद्ध के बीच शुभ संकेत है। ईरान की ओर से अगर कहा जा रहा है कि भारत के लिए हॉर्मूज को लेकर जल्द अच्छी खबर मिलेगी, तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा होने वाला है।